ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो है। इसमें हम इकोनॉमिक सर्वे की समरी देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज करती है। नॉर्मली बजट के पहले रिलीज किया जाता है। इसमें अथॉरिटेटिव डाटा होते हैं जो इनके जो भी अपडेटेड सोर्स हैं वहाँ से देते हैं। और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है वो ही रिलीज करती है। इसको हेल्प करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र पर, क्योंकि इस बार चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रिटायरमेंट ले चुके थे पहले ही। तो जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं संजीव सान्याल, उन्होंने इसे कंपाइल किया है। और ये बजट के एक दिन पहले पार्लियामेंट में पुट किया जाता है। पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में आया था, ठीक है। और ये पहले बजट के साथ ही आता था। बाद में 1964 के बाद से ये इसको अलग कर दिया गया, मतलब पहले रिलीज कर देते हैं। इस बार इकोनॉमिक सर्वे की थीम थी एजाइल अप्रोच, और दूसरी थीम जो है वो पॉलिसी मेकिंग के आर्ट और साइंस से रिलेटेड थी। तो एजाइल अप्रोच का मतलब क्या है? जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको शॉर्ट टर्म में मतलब मैनूवर किया जा सकता है, ठीक है। जब आपके पास कई रियल टाइम डाटा होते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन, एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है कई अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, जैसे जीएसटी कलेक्शन हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया, या सैटेलाइट फोटोग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, कार्गो मूवमेंट, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट, कई चीज़ें आपको जब मिलती हैं तो आप उसको मनूवर कर सकते हैं, मतलब नई पॉलिसी बना सकते हैं जो शॉर्ट टर्म ना होके वो कैरी आउट करे, ठीक है, वो आपको रिजल्ट दे। फिर ये जो अप्रोच है वो फीडबैक पे बेस है, लूप, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है, एक्चुअल आउटकम, फ्लेक्सिबल रिस्पांस, ठीक है, कई सारी अलग अलग चीज़ों पे ये बेस है ये एजाइल अप्रोच। फिर इकोनॉमिक सर्वे में कुछ की हाइलाइट्स है, जैसे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसमें 9.2% है। और इन्होंने प्रोजेक्ट किया है या प्रिडिक्ट किया है 8 to 8.5% रहेगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 2022-23 में, ठीक है। इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक है, मतलब पैंडेमिक में काफ़ी उथल पुथल मची थी। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 9.3% से ग्रो किया, जो अभी ख़त्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर उसमें। इंडस्ट्रियल सेक्टर 11.8% से 2021 टू 22, मतलब यही जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है। और उसके बाद सर्विस सेक्टर 8.2% से, ठीक है। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सपोर्ट मिला वैक्सीन कवरेज का, ठीक है। जो फॉरेन एक्सचेंज था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिसंबर के हिसाब से 634 बिलियन डॉलर, ठीक है, जो कि इतना है, इतना काफ़ी है कि 13 महीने का जो इम्पोर्ट है वो उसमें कवर हो सकता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के लिए कहा है इन्होंने कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 15% से ग्रो करेगा, मतलब अभी जो चल रहा है उसमें ग्रो कर रहा है। फिर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इन्फ्लेशन है 5.6%, ठीक है। और फिजिकल डेफिसिट अप्रैल नवंबर में 46.2% बजट के एस्टीमेट के हिसाब से था, ठीक है। और जो इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ रेट अलग अलग चीज, अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने ये प्रिडिक्ट किया है, उसमें वर्ल्ड बैंक है 8.7%, एशियन डेवलपमेंट बैंक है उनका है 7.5%, और आईएमएफ उन्होंने 9% कहा है 2021-22 के लिए, और नेक्स्ट के लिए कहा है 7.1%, ठीक है। मतलब जो पुराने 2 साल हैं उनके लिए उन्होंने 9% कहा है और नेक्स्ट के लिए 7% कहा है। फिर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जो है वो 3.9% की ग्रोथ रेट से बढ़े हैं। और जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन खारिफ सीजन में वो 150.5 मिलियन टन्स का एस्टिमेटेड है, मतलब अपने आप में भी ये रिकॉर्ड है। उसके बाद सोशल सेक्टर में जो ग्रोथ जीडीपी इंक्रीज हुई है वो 8.6% की है, मतलब जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है सोशल सेक्टर में, ठीक है। और बैंक क्रेडिट जो एक्सेलरेट हुए हैं वो 9.2% से है। उसके बाद आईपीओ से 89,066 करोड़ का मतलब रेज किया गया आईपीओ के थ्रू, 75 आईपीओ ने इतना रेज किया है। इसके बाद फूड इन्फ्लेशन जो है वो 2.9% का था लास्ट ईयर, मतलब जो भी खत्म होगा, अप्रैल टू दिसंबर दिया है, ठीक है। उसके बाद रेलवे में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा के
2,15,000 करोड़ का रखा गया है, ठीक है। और पर डे रोड कंस्ट्रक्शन है 36.5 किलोमीटर्स का, मतलब लास्ट ईयर 2020-21 का डाटा ये। हम्म इसमें 13.4% की इंक्रीज दिखा रहा है, मतलब उसके पहले साल के हिसाब से। उसके बाद जो एसडीजी है उसमें ओवरऑल स्कोर 66 है नीति आयोग के हिसाब से। अब ये चैप्टर वाइज एनालिसिस है, इसमें अलग अलग चैप्टर के फॉर्म में दिया था, ठीक है। तो पहला था स्टेट ऑफ इकोनॉमी। स्टेट ऑफ इकोनॉमी में वही बात बताई गई, जैसे जो इंडियन इकोनॉमी है वो 9.2% की ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा। और अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने अलग अलग एस्टिमेट लगाए हैं, जैसे आईएमएफ ने कहा था या वर्ल्ड बैंक ने कहा था, ठीक है। उनका भी बता चुके हैं, वो इसमें भी है वही लिखा हुआ है, ठीक है। आईएमएफ के हिसाब से 9%, और क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 8.7%, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से 7.5%, ठीक है। जो और एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर थे वो 3.9% की ग्रोथ रेट से बढ़े हैं। और सर्विस सेक्टर जो है वो 8.2% के हिसाब से, और इंडस्ट्री जो है 11.8% के हिसाब से बढ़ा है। उसके बाद बताया डिमांड साइड में कंजप्शन जैसे 7.0% की ग्रोथ रेट से ग्रो किया है। और ग्रोस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 15% के हिसाब से ग्रो किया है। एक्सपोर्ट जो है वो 16.5% के हिसाब से, और इम्पोर्ट जो है 29.4% के हिसाब से ग्रो किया है, ठीक है। उसके बाद ये सारे नीचे उसके बताया गया कि कैसे इन्होंने टैकल किया जो इकोनॉमी में, और पैंडेमिक के कारण लॉस हो रहा था इकोनॉमी में, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में इन्होंने बताया कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है और एक्सपेंडिचर है वो कैसे घटे बढ़े हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है 60.2% की रहा है, वो 9.6% की ग्रोथ रेट से बढ़े हैं, ठीक है। और ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू था वो 50% उनकी ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले, मतलब 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में बढ़ोतरी थी, ठीक है। और अप्रैल नवंबर 2021 में 21 तक इन्होंने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो भी बढ़ाया है, वो 13.5% का था, ठीक है। और उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा है, वो 46.2% है, मतलब जितना बजट एस्टिमेट्स था उसका। और फिर जो बोरोइंग है, बोरोइंग बढ़ी है 59.3%। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी बोरो किया है, क्योंकि पैंडेमिक में बहुत नुकसान हुआ था, उसको बैलेंस करने के लिए बोरोइंग करनी पड़ी। लेकिन फिर इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर करेगी ये बोरोइंग्स अपने आप घटेंगी। फिर एक्सटर्नल सेक्टर बेसिकली हमारे ट्रेड से रिलेटेड होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि जो हमारा नेट कैपिटल फ्लो था वो 65.6 बिलियन डॉलर का था, ठीक है। और इसमें इनफ्लो जो थे और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो भी ठीक ठाक रहा, ठीक है। हमारा एक्सटर्नल डेप्ट इस समय 593.1 बिलियन डॉलर का है, ठीक है। और ये काफ़ी है, मतलब पिछली बार से ज़्यादा है। और उसके बाद हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 6 बिलियन क्रॉस कर चुका है, मतलब इस समय 634 बिलियन है, ठीक है। और दिसंबर के हिसाब से हम फोर्थ लार्जेस्ट हैं फॉरेक्स में, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, ठीक है। पहले चाइना, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड, उसके बाद इंडिया। फिर मॉनेटरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन से रिलेटेड है। इसमें बताया गया जो रेपो रेट था वो 4% पे था, मतलब उसकी रेट जो है वो 4% रखी गई। उसके बाद जो बैंक क्रेडिट है वो बढ़ा है 9.2% के हिसाब से। और जो एनपीए है वो भी बढ़ा है, नहीं वो घटा है, ठीक है। और ये घट के 6.9% रहेगा, पहले की 11.2% था, ठीक है। जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांस है वो भी घटा है, वो 2.2% था, पहले ये 6% था। फिर जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट होता है उसका रेशियो बढ़ा है, 16.54% है, ठीक है। और जो आईपीओस हैं, 75 आईपीओस ने 89,000 करोड़ के आसपास रेज किया, मनी रेज किया है। और जो सेंसेक्स और निफ्टी हैं वो भी बढ़े हैं। सेंसेक्स इस समय इस बार रहा 61,766, और निफ्टी जो था वो 18,477, ठीक है। प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन में जो सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन था
वो घट के 5.2% हो गया है। ठीक है, पहले 6.6% था, उसके पहले मतलब अब घट के 5.2% हुआ है। और जो फूड इन्फ्लेशन था वो भी घटा है, मतलब 2.9% हो गया, पहले ये 9.1% था, काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके दाम घटे हैं, खासकर जैसे पल्सेस और एडिबल ऑयल्स के लिए। ठीक है, मतलब पशु खाने की बात हुई थी और एडिबल ऑयल्स के लिए वो पाम ट्रीज लगाने की बात हो रही थी, पाम ऑयल ट्रीज जो होते हैं। ठीक है, और क्योंकि कई स्टेट्स ने जो है पेट्रोल डीजल पे अपने जो वैट होते हैं उनके, ठीक है, वो घटाए, तो उससे इनके भी दाम घटे, उससे भी फूड इन्फ्लेशन घटा। ठीक है, लेकिन जो होलसेल इन्फ्लेशन थे वो बढ़े हैं, 12.5% हो गए हैं। ठीक है, इसके कई सारे रीज़न बताए जा रहे हैं, जैसे क्योंकि पिछली बार जो बेस था वो कम था। ठीक है, और जो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी, और उसके बाद जो भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, और जो फ्राइट कॉस्ट, क्योंकि एक न्यूज़ थी कि जो कंटेनर होते हैं जिनसे सामान लाया जाता है बाहर से, ठीक है, वो कंटेनर्स में आते हैं बड़े बड़े, तो उन कंटेनर्स की कमी हो गई है। लोगों ने होर्ड करना शुरू कर दिया था, कुछ कंट्रीज ने, कुछ कंपनीज ने। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं, समुद्र से सामान जाते जाने और लाने में वो क्या कहते हैं, उसके दाम बढ़ गए हैं इस उसके कारण, क्योंकि कमी हो गई उस कंटेनर की। फिर इसमें बताया कि 9.6% डाइवर्जेंस रहा है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन में। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि अब इकोनॉमी धीरे धीरे रिवाइव हो रही है पिछले उस पे। फिर इन्होंने कहा डाइवर्जेंस के कई फैक्टर हैं, जैसे वेरिएशन ड्यू टू बेस इफेक्ट, दोनों का बेस इफेक्ट अलग अलग है। ठीक है, दोनों का स्कोप और कवरेज अलग है, प्राइस कलेक्शन अलग है। ठीक है, आइटम्स जो उसमें इन्वॉल्व हैं वो जिन आइटम्स को की प्राइसेस देख के पता लगाते हैं, ठीक है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई, वो अलग हैं। ठीक है, डिफरेंस इन कमोडिटी वेज वेट, मतलब किसी का वेट डब्ल्यूपीआई में ज़्यादा है, किसी का वेट सीपीआई में ज़्यादा है। ठीक है, कई सारे इन्होंने रीज़न दिए हैं कि क्यों ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज। तो इंडिया का जो ओवरऑल एसडीजी स्कोर है वो 66 है। ठीक है, और उसके पहले 60 था, उसके पहले 57 था। ठीक है, और जो हमारे यहाँ फ्रंट रनर स्टेट्स थे वो अब 22 हो गए हैं, पहले 10 थे। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में 64 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो फ्रंट रनर हैं, और 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो परफॉर्मर हैं। ठीक है, और उसके बाद इंडिया जो है 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है इंडिया इंडिया में। ठीक है, वर्ल्ड का इंडिया जो है 10th नंबर पे है, जहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। ठीक है, और इंडिया की रैंक थर्ड है अगर हम ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखें। ठीक है, मतलब ये एक डिकेड का है, 2010 से 2020 के बीच में। उसके बाद जो फॉरेस्ट कवर है 24% के आसपास है, और ये टोटल वर्ल्ड फॉरेस्ट का 2% है। ठीक है, इंडिया के हिसाब से ये 24% है, इंडिया के 24% जोग्राफिकल एरिया का। और अगर टोटल वर्ल्ड का फॉरेस्ट देखेंगे तो उसका ये सिर्फ 2% है। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अमेंडमेंट रूल्स आए और उनको नोटिफाई किया गया, ताकि जो सिंगल यूज प्लास्टिक हैं उनको मार्केट से, या कह सकते हैं इन्वायरमेंट से हटाया जा सके। फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेगुलेशन नोटिफाई किए गए। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है जैसे कि जो कंपनियां कोई सामान बनाती हैं वो पैकेजिंग भी करती हैं। ठीक है, तो जो उससे पोल्यूशन होता है, मान लीजिए कि उन कोई कस्टमर खरीद के गया, उसने यूज़ किया, तो पैकेजिंग तो वो फेंक देगा ना, तो वो बाहर कहीं मिलेगा शहर में उड़ता हुआ। ठीक है, तो उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी इन प्रोड्यूसर्स की है। ठीक है, यही है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद फिर है कंप्लायंस स्टेटस ऑफ ग्रॉसली पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज। ये जो गंगा की स्टेम और ट्रिब्यूटरीज में इंडस्ट्रीज हैं उनसे रिलेटेड था, ताकि जो एफ्लुएंट डिस्चार्ज है उसको कम किया जा सके। ठीक है, उसको घटाया जा सके, कम गंदगी जाए नदी में, या एक तरह से पर्पस ये है कि खत्म कर दें उसे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है तो उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं। फिर उसके बाद है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ग्लासगो में हुई थी 26 लास्ट ईयर, नवंबर में हुई थी। तो इसमें जो है पीएम ने कई सारे मतलब एम्बिशियस टारगेट बताए कि इंडिया को जो अचीव करने हैं 2030 तक। जैसे जो टोटल एनर्जी, जो भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसका 50% जो है वो
रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगा। ठीक है, उसके बाद एक नया मूवमेंट चालू किया गया, मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। फिर एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 18.8% है जीवीए का, और इसकी ग्रोथ रेट रही है 3.6% और 3.9% ईयर ऑन ईयर 2020 और 2021 में। उसके बाद जो क्रॉप प्रोडक्शन में नेट रिसिप्ट है वो 22.6% का था। ठीक है, और लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो 8.15% के ग्रोथ रेट से बढ़ा है पिछले 5 सालों में। ठीक है, और जो हाउस होल्ड्स होते हैं, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स होते हैं, उनकी जो 15% इनकम है वो लाइफ स्टॉक से आती है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया जो भी माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। और जो हमारे यहाँ क्या कह सकते हैं, वो पीडीएस है, वो एक तरह का सबसे बड़ा था इस बार, मतलब अभी सबसे बड़े पीडीएस चल रहे हैं हमारे यहाँ देश में। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो जो उसके थ्रू ग्रेन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पीएम गरीब कल्याण योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, तो काफ़ी बड़े हैं अपने आप में। फिर है इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी, मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 17.4% की थी। इसके पहले ये -15.3% थी। उसके बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेलवे में वही बढ़ा है। ठीक है, और रोड कंस्ट्रक्शन जो था वो 36.5 किलोमीटर पर डे के हिसाब से कंस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, ये 13.4% ज़्यादा था। उसके पहले मतलब 28 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बन रहा था, इस बार 36.5 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बना है। ठीक है, और कॉर्पोरेट की जो नेट प्रॉफिट था कॉर्पोरेट का, वो 10.6% बढ़ा है। उसके बाद प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव अभी बताया था, ये इन्होंने अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम्स लागू की हैं कई सेक्टर में। फिर सर्विसेज सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड जो था वो 8.2% के हिसाब से बढ़ा है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ एफडीआई आया है उसमें लगभग 54% सर्विसेज सेक्टर में आया है, 16.7 बिलियन डॉलर का आ गया है। ठीक है, और जो सर्विसेज एक्सपोर्ट थी, मतलब जो सर्विसेज एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो 21.6% के हिसाब से बढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, पहले पे यूएस, दूसरे पे चाइना। ठीक है, हमारे यहाँ 14,000 से ज़्यादा स्टार्टअप है एक तरह से। उसके बाद जो अपने यहाँ इंडिया में 83 यूनिकॉर्न्स हैं, उसमें से 44 जो हैं वो सर्विसेज सेक्टर से हैं। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें बताया गया कि कोविड से कैसे अफेक्ट हुआ सब चीज़। ठीक है, और वैक्सीन लगाने से थोड़ा सा रिकवर हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो एक्सपेंडिचर था सोशल सर्विसेज में वो 8.6% था इस बार। ठीक है, मतलब बढ़ा है। अगर 5 साल का कंपैरिजन करें तो पहले 6.2% था 2014-15 में, फिर ये 8.6 हुआ है 2021-22 में। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो घटी है। ठीक है, अब 2 है, 2.2% से 2.2 से 2 हो गई है। और उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी बढ़िया हुई है, मतलब इसमें डाटा नहीं दिया एग्जैक्ट, लेकिन इनके हिसाब से ये भी अच्छी हुई है। और जल जीवन मिशन से जो है 83 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ हर घर जल पहुँच गया है। ठीक है, और मनरेगा की स्कीम्स ने जो अनऑर्गेनाइज लेबर था उनको पैंडेमिक टाइम में जॉब दिया, मतलब एक तरह से लिवलीहुड प्रोवाइड की। तो ये एक तरह का समरी था इकोनॉमिक सर्वे का। देखने के लिए धन्यवाद।